नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हम शब्द विचार जो हमारा टॉपिक है उसको पढ़ रहे थे। शब्द विचार हमारा टॉपिक क्लियर हो चुका था और इस टॉपिक में हमने यहाँ पर शब्द के प्रकार अर्थ के आधार पर हमने यहाँ पर बताए थे। तो उसमें हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, जैसे कि पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और साथ ही श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तो ये सारी चीजें हमने केवल मोटे तौर पर पढ़ी थी वहां पर, और आज हम इस अपने टॉपिक को पूरा यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं। तो इसमें हमने अभी तक पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्दों को क्लियर कर लिया है। तो आप सभी ने कॉपी में नोट डाउन भी किया है और साथ ही साथ आप समझ भी रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और साथ ही आपका श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तो ये थोड़ा सा आपको उस समय पर ऐसा लग रहा होगा कि थोड़ा सा टफ है, लेकिन जब आप इनको आज समझेंगे, आप इनको नोट डाउन करेंगे, इनको पढ़ेंगे, लिखेंगे, तो ये आपको बहुत ही ज्यादा इजी लगने वाले हैं। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए आप कॉपी पेन पेंसिल लेकर, क्योंकि हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। जो हमारा लास्ट सेशन था उसमें हमने आप लोगों को होमवर्क यहाँ पर दिया था कि आप इन शब्दों का विलोम शब्द लिखकर लाएंगे। विलोम शब्द या अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द हमने होमवर्क आप लोगों को दिया था, और साथ ही हमने शब्द दिया था पर्यायवाची शब्द आपने लिखने थे। पर्यायवाची शब्दों को आपने लिखना था और विलोम शब्द भी आप लोगों को होमवर्क में दिए गए थे। और साथ ही अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द अर्थात जिसके एक से अधिक अर्थ होते हैं। एक से अधिक अर्थ होते हैं ऐसे शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तो कुछ शब्द आपको यहाँ पर लिखाए थे और कुछ शब्द आपको होमवर्क में दिए थे। तो जैसे हमने अंक, अंक शब्द का हमने कहा कि एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, जैसे संख्या, गोद, नाटक का अंक और नंबर। इसी तरह से हमने आगे यहाँ पर एक शब्द दिया था अर्थ। तो अर्थ का प्रयोजन, अर्थ का जो मीनिंग होता है वो होता है प्रयोजन, धन, हेतु, ऐश्वर्य। कल, कल का क्या अर्थ होता है? कल का अर्थ होता है, एक तो होता है बीता हुआ कल, एक होता है आने वाला कल, एक होता है आराम, एक होता है मशीन आदि। तो इस तरह से कल जो शब्द है उसके इतने सारे अर्थ होते हैं। कनक, कनक का अर्थ होता है सोना, स्वर्ण। धतूरा, गेहूं, या पलाश। इसी तरह से एक और शब्द यहां पर दिया गया है आम। आम का अर्थ होता है साधारण। आम का अर्थ होता है कच्चा। आम का अर्थ होता है अजीर्ण। आम का अर्थ होता है एक प्रसिद्ध
फल, एक प्रसिद्ध फल। ठीक है, इस तरह से और भी बहुत सारे शब्द आपको लिखवाए थे मैंने, जैसे शून्य, ये आप लोगों को होमवर्क दिया था, जिसने किया है वो बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं किया है तो वो यहां से कर सकता है। यहां पर हमने एक और शब्द आपको दिया है, शून्य। शून्य का अर्थ होता है निर्जन, जहां कोई व्यक्ति ना हो, निर्जन। ब्रह्म, आकाश, अभाव सूचक, अभाव सूचक चिन्ह। शून्य अर्थात अभाव सूचक चिन्ह, जो अभाव को दिखाता हो, जो ऐसे दिखाता हो कि अब समाप्त हो चुका है सब कुछ। जलज, जलज अर्थात मछली, कमल को भी जलज कहा जाता है, शंख को भी जलज कहा जाता है, चंद्रमा और मोती। इसी तरह से घट, इसी तरह से घट, कर, नायक और काम, ये शब्द जो है इनको आप लिखेंगे। यहां पर काफी शब्द हमने आप लोगों को लिखवा दिए हैं, बाकी के शब्दों को आप स्वयं से लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्द या एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। घ है एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द, एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। एकार्थक प्रतीत होने वाले, देखिए कई बार भाषा में अनेक शब्द ऐसे मिलते हैं जो एकार्थक अर्थात एक जैसे अर्थ देने वाले प्रतीत होते हैं, परंतु उनमें थोड़ा बहुत अंतर होता है। और इन शब्दों का प्रयोग इसीलिए हमें बहुत ही ज्यादा सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि ये हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये समान अर्थ दे रहे हैं, यानी कि समान अर्थ देने वाले प्रतीत होते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा बहुत अंतर भी होता है। तो कई बार इनका गलत प्रयोग, गलत ढंग से प्रयोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि आपके जो मीनिंग है, जो किसी भी शब्द का जो मीनिंग निकलता है, जो अर्थ निकलता है, वही आपके वाक्य की महत्ता को बताता है। देखिए यहां पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिनको आप ध्यान से पढ़िए और अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। सबसे पहले आता है अस्त्र, अस्त्र, और दूसरा है आपका शस्त्र। तो देखिए हम जब दोनों शब्दों को पढ़ते हैं, अस्त्र और शस्त्र, जब हम दोनों शब्दों को पढ़ते हैं तो हमें एक जैसा प्रतीत होता है, लगता है कि ये कोई युद्ध करने वाले की कोई सामग्री है। तो अस्त्र क्या होता है? वह हथियार जो हाथ से
फेंक कर, हाथ से फेंक कर चलाया जाता है। अस्त्र क्या होता है? जो हाथ से फेंक कर चलाया जाता है। और शस्त्र क्या होता है? हाथ में पकड़े पकड़े चलाया जाता है। ये हाथ में पकड़े पकड़े चलाया जाता है। ठीक है। अस्त्र वो होता है जो हाथ से फेंक कर चलाया जाता है। शस्त्र जो होता है वो हाथ में पकड़े पकड़े चलाया जाता है। इसी तरह से दूसरा शब्द है, और देखिए इनका इनका हम वाक्य प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे आज मिसाइल प्रमुख अस्त्र है। आज मिसाइल प्रमुख अस्त्र है। तो मिसाइल को आजकल प्रमुख तौर पर यूज किया जाता है, मुख्य रूप से यूज किया जाता है जो भी युद्ध होता है। और इसको कैसे यूज किया जाता है? फेंक कर प्रयोग किया जाता है। और शिवाजी, जो तलवार थी वो शिवाजी का प्रिय शस्त्र था, यानी कि वो हाथ में पकड़े पकड़े चलाए जाने वाला जो शस्त्र है, हथियार है। यानी कि शिवाजी का तलवार मुख्य या प्रिय शस्त्र था। इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो वाक्य प्रयोग आप खुद से करेंगे। नेक्स्ट, नंबर 2, अवस्था, और दूसरा शब्द है आयु। बहुत देखने में सुनने में हमें सेम लगता है, लेकिन बहुत ही कम इनमें अंतर है। और अवस्था का अर्थ होता है काल कृत स्थिति। कालकृत स्थिति। और आयु का अर्थ होता है उम्र। आयु का अर्थ होता है उम्र। तो देखिए अवस्था के लिए, गरीबी के कारण उसकी पढ़ाई छोटी अवस्था में ही छूट गई। ठीक है, गरीबी के कारण उसकी पढ़ाई छोटी अवस्था में ही छूट गई। तो अवस्था क्या है? एक कालकृत स्थिति है, यानी कि समय, एक कालकृत स्थिति है जो समय के साथ, कालकृत यानी कि समय के साथ जो स्थिति बनती है वो है। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया कि गरीबी के कारण उसकी पढ़ाई छोटी अवस्था में ही छूट गई। तो गरीबी क्या है? उसकी कालकृत स्थिति है, और जिसके कारण उसकी पढ़ाई छोटी अवस्था में ही छूट गई। आयु, आयु का अर्थ होता है उम्र। तो देखिए 20 वर्ष की आयु में ही संगीता का विवाह हो गया। इस तरह से आप इसमें लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, नंबर 3, आज्ञा आदेश। आज्ञा या आदेश। देखिए आज्ञा, आज्ञा क्या होती है? आदरणीय व्यक्ति द्वारा दिया गया आदेश। आदरणीय व्यक्ति द्वारा दिया आदेश। आदरणीय व्यक्ति द्वारा दिया गया आदेश। और आदेश क्या होता है? किसी अधिकारी द्वारा
दिया निर्देश। आदेश, आज्ञा जो होती है किसी आदरणीय व्यक्ति द्वारा दिया गया एक आदेश होता है, और आदेश जो होता है वो किसी अधिकारी द्वारा दिया गया कोई निर्देश होता है। ठीक है, तो इसी तरह से एग्जाम्पल कैसे करेंगे? गुरु जी की आज्ञा का पालन करना चाहिए। इसका आप वाक्य प्रयोग किस प्रकार करेंगे? हमें गुरु जी की आज्ञा का पालन करना चाहिए। आदेश, हमें न्यायालय के आदेशों का पालन करना चाहिए। किसी अधिकारी द्वारा दिया गया निर्देश, अर्थात हमें न्यायालय के आदेशों का पालन करना चाहिए। तो दोनों क्लियर हो गए। देखिए अंतर दोनों में है, आप आदेश और आज्ञा में कंफ्यूज नहीं होंगे, और आप इन दोनों का प्रयोग ढंग से समझेंगे। इसी तरह से कई बार हम और भी बहुत सारे चीजें हैं जिनमें हम इस तरह की गलती कर जाते हैं, जिनमें हम इस तरह का यहां पर अभिवादन और दूसरा नमस्कार, अभिवादन और नमस्कार, कई बार बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। हम कहते हैं ना अभिवादन करना, किसी का अभिवादन करना, तो अभिवादन होता है आदर पूर्वक हाथ जोड़कर स्वागत करना। 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 और नमस्कार किसको करते हैं? समान अवस्था वालों को, समान अवस्था वालों को। तो यहीं पे क्लियर हो जाता है। देखिए अभिवादन करना, जब भी आपके घर में कोई मेहमान आता है, जब भी आपके कोई गेस्ट आते हैं, कोई मेहमान आता है, तो हम क्या करते, हम उनका क्या करते हैं? अभिवादन करते हैं। क्या करते हैं? अभिवादन करते हैं, यानी कि उनका आदर पूर्वक, उनको आदर पूर्वक हम हाथ जोड़ते हैं, नमस्कार करते हैं और उनका स्वागत करते हैं, उनका वेलकम करते हैं। और जब भी हम ऑफिस में, किसी कार्यालय में या अपने समान लोगों से मिलते हैं, तो हम उन्हें क्या कहते हैं? नमस्कार कहते हैं। क्या कहते हैं? नमस्कार कहते हैं। तो इस तरह से अभिवादन और नमस्कार में अंतर होता है। देखिए अभिवादन, प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रपति जी का अभिवादन किया। तो एग्जाम्पल के लिए जब आप लिखेंगे तो इस तरह से वाक्य बना सकते हैं, प्रधानमंत्री जी ने कार्यक्रम में राष्ट्रपति जी का अभिवादन किया। और नमस्कार के लिए, मेरे मित्रों ने मुझे नमस्कार किया। ठीक है, इस तरह से आगे निर्बल और दुर्बल, नंबर 4, नंबर 5, निर्बल और दुर्बल। निर्बल और दुर्बल। निर्बल क्या होता है? निर्बल कौन होता है? जिसमें वांछित बल का अभाव हो। वांछित बल यानी कि
जिसकी आयु तो ठीक है, लेकिन उसमें उतना बल नहीं है, उतनी शक्ति नहीं है। और दुर्बल जिसमें रोग आदि के कारण बल का अभाव हो। तो हम कहते हैं ना, बहुत ज्यादा दुर्बल हो गए आप। दुर्बल हो गए यानी कि बहुत ज्यादा कमजोर हो गए, बहुत ज्यादा पतले हो गए, और उसका कोई रीजन है कि वो किसी रोग के कारण हुआ है, किसी और कारण से हुआ है। और निर्बल यानी कि जो सब कुछ ठीक है, लेकिन उसमें उसकी आयु के हिसाब से, उसकी शक्ति के हिसाब से उतना बल नहीं है, तो इसलिए उसको निर्बल और दुर्बल कहा। आगे बढ़ेंगे, बहुत सारे इस तरह के और भी शब्द हैं, उनको आप लिखेंगे और समझेंगे। हम अपना नेक्स्ट टॉपिक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। देखिए क्या होता है कि भाषा को सरल करने के लिए, भाषा को सुस्पष्ट करने के लिए, भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए कई बार हम अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि बुरा आचरण करने वाले का हमेशा अपमान होता है। बुरा आचरण करने वाले का हमेशा अपमान होता है, तो उसको हम एक शब्द में कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे दुराचारी का। दुराचारी अर्थात जिसका बुरा आचरण हो, ठीक है। दुराचारी का हमेशा अपमान होता है। तो इस प्रकार बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो, जिनको हम अगर प्रयोग करके अपनी लेखन शैली में संक्षिप्तता के साथ साथ, बहुत, क्योंकि देखिए जो हमारा लेख होता है वो हमेशा कैसा होना चाहिए? संक्षिप्त होना चाहिए। बहुत ज्यादा अगर हम उसको फैला कर लिखेंगे तो लोग पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, और उसमें ऐसे शब्दों का हमें प्रयोग करना चाहिए जिससे कि वो आपका जो लेख है वो महत्वपूर्ण बने, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे वाक्य, अनेक शब्द हैं जिनके लिए हम एक शब्द लिखकर आगे अच्छा कर सकते हैं अपने लेखन में। जिसका जन्म ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अजन्मा। इसी तरह से जिसे जिसे जीता ना जा जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके, अजेय। जो जो दिखाई ना दे, जो दिखाई ना दे, अदृश्य। जिसका अंत ना हो, अंत ना हो।
अनंत, जिसका कोई आधार ना हो, निराधार, जिसका कोई आधार ना हो, निराधार। ठीक है, तो इस तरह से और भी बहुत सारे वाक्य हैं, और भी बहुत सारे वाक्य हैं जिनके लिए हम एक शब्द लिख सकते हैं। जैसे कुछ वाक्य मैं आप लोगों को लिखाऊंगी, वो आप लिखकर लाएंगे। कम भोजन करने वाला, कम भोजन करने वाला, काम से जी चुराने वाला, जिसका कोई अर्थ ना हो, ना हो, जिसका आचरण अच्छा हो, जो छिपाने योग्य हो, छात्रों के रहने का स्थान। तो देखिए, बहुत ही ज्यादा इजी है, बहुत ही ज्यादा सरल है। इसको एक बार पढ़िए और इसको कीजिए होमवर्क में, इसको कीजिए होमवर्क में, ये आपका होमवर्क है। तो बच्चों, इस तरह से शब्द विचार से संबंधित और शब्द विचार का जो भेद था, अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद, ये आज टॉपिक हमारा यहाँ पर क्लियर हो चुका है। हमने शब्द विचार भी पढ़ लिया है और साथ ही शब्द विचार से जुड़ा हुआ जो हमारा अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद थे, जिसमें हमने पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द सारे क्लियर कर लिए हैं। सभी को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है, और आशा करती हूं कि आपने भी अपनी कॉपी में ये नोट डाउन कर लिया होगा। जिसको कुछ भी समझ में नहीं आया है, जो चीज आपको समझ में नहीं आई है, वो चैट के माध्यम से डायरेक्टली क्लास में हैंड रेज करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, बार बार पूछ सकते हैं, लेकिन काम को कंप्लीट करना है, समझना है। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।